हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट कर चुके हैं। कल पढ़ रहे थे इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, आज भी इनडिटर्मिनेसी को खत्म करना है। ये आज का लेक्चर 2 है स्ट्रक्चर एनालिसिस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इनडिटर्मिनेसी पढ़ रहे हैं। इनडिटर्मिनेसी दो प्रकार का होता है, स्टैटिक और काइनामेटिक। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टैटिक पढ़ रहे हैं, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी पढ़ रहे हैं। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी किस किस के लिए पढ़ डाले हैं? बीम के लिए पढ़ डाले हैं। बीम या फिर कॉलम दोनों का समान होता है बोला था। उसके अलावा फ्रेम, फ्रेम का भी पढ़े हैं, थोड़ा सा बताना और बचा है, उसको मैं बता देता हूँ। और उसके अलावा ट्रस फिर पढ़ेंगे। ठीक, और इस प्रकार से स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को खत्म करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे कल मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, फ्रेम के 2 क्वेश्चन होमवर्क थे, वो क्या थे? सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कुछ ऐसा, ये आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, हमारा फ्रेम था। ओके, इसमें हमको स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकाल के बताना है। अगर बन गया होगा जिससे बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं बना है वो उसको देख लो एक बार, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या होता है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालने के लिए? रिएक्शन माइनस इक्वेशन। बस मैं बोला था एक ही फॉर्मूला याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। लेकिन चूंकि फ्रेम में आपका लूप भी बनता है, ठीक है, फ्रेम में आपका लूप भी बनता है। मैं बोला था कि बीम हो गया, कॉलम हो गया, ये सब में कभी भी लूप नहीं बनता। ये सभी भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन फ्रेम का ये क्वेश्चन है और फ्रेम में यहाँ पर लूप बनते हुए दिख रहा है। ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, तो लूप के लिए भी सॉल्यूशन करना पड़ता है। ये जो फॉर्मूला हो जाता है इस केस में, वो किसके लिए हो जाता है? एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल। क्या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। और इंटरनल के केस में क्या हो जाता है? इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 3 × n। एन यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ लूप। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फॉर्मूला अपने को पता चल गया है। और बस क्या है, फॉर्मूला में वैल्यूज रखना है और आंसर निकालना है। जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं। इस तरफ मैं एक्सटर्नल निकाल लेता हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, और इस तरफ इंटरनल निकाल लेते हैं। फिर बाद में दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एक्सटर्नल जब निकालेंगे तो रिएक्शन सॉरी, रिएक्शन कितने हैं आपके पास? इधर 3 है, इधर 3 है और इधर 3 है। कितना हो गया? 9 हो गया। रिएक्शन माइनस इक्वेशन करेंगे, इक्वेशन कितना होता है? 3 होता है। 2D में 3 होता है, तो आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। जब इंटरनल निकालेंगे, इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 3 × नंबर ऑफ लूप। नंबर ऑफ लूप कितने हैं? 2 हैं। आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। अब मैं 6 + 6 कर दूंगा तो टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आ गया, आपका आंसर आ गया 12। ठीक है, आंसर आ गया 12। इजी सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क में था आपका, वो क्या था? आपके पास ऐसा कुछ फ्रेम बना हुआ था, मल्टी कॉलम फ्रेम बना हुआ था। ये आपके पास ये हो गया, ठीक है, हिंज सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, और आखिरी में शायद यहाँ पर भी हिंज सपोर्ट ही है। ठीक, और 2 बे था इसमें, इसको बे बोलते हैं, सिंगल बे, डबल बे, है ना। अगर मैं ये बे है ना, ये बे है, इसको बे बोलते हैं। बे की स्पेलिंग शायद BAY या फिर BEY होता है, बोलते बे है। तो ये सिंगल बे होता तो सिर्फ आपका एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता, दो हॉरिजॉन्टल मेंबर, इसलिए डबल बे मल्टी कॉलम फ्रेम है। ठीक है, मल्टी कॉलम मतलब समझ रहे हो ना, 2 से ज्यादा कॉलम है आपका, 4 कॉलम, तो मल्टी कॉलम फ्रेम हो गया। चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। एक तरफ मैं एक्सटर्नल निकाल लूंगा, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, और एक तरफ हम लोग इंटरनल निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो, हम लोग जानते हैं रिएक्शन माइनस इक्वेशन, इधर 3, इधर 2, इधर 3, इधर 2, कितना हो गया आपका? 10। 10 रिएक्शन हो गया। इक्वेशन कितने होते हैं? 3। आंसर आ गया 7। 7 एक्सटर्नल निकल गया। इंटरनल जब निकालेंगे तो 3 × नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ लूप कितने हैं? 3, मतलब आ गया 9। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका? 16। आगे समझ में? तो ये 16 जो है वो क्या हो जाएगा आपका? टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करके नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, देखना ध्यान से। अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन में, ठीक है ना, कहीं पर इंटरनल हिंज लगा देता हूँ, यहाँ पर इंटरनल हिंज लगा दिया, यहाँ पर इंटरनल हिंज लगा दिया, एक इधर लगा दिया, 3 इंटरनल हिंज हो गए। ठीक है, अब इंटरनल हिंज के केस में कैसे सॉल्यूशन करेंगे फ्रेम का? एकदम आसान सा है, देखना ध्यान से। देखो, अब ये फ्रेम का क्वेश्चन है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालना है। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालने के लिए इस केस में अपने को इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों निकालना पड़ता है, जैसे हम लोग किए हैं नीचे। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों निकाल के देखे हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल निकालेंगे, होता क्या है? रिएक्शन माइनस इक्वेशन होता है। फॉर्मूला सिर्फ एक ही होता है, मैं बोला था, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का। ठीक है, और एक्सटर्नल का सेम फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेम के केस में। लेकिन चूंकि यहाँ पर 3 इंटरनल हिंज है, ठीक है, तो इनके कारण इक्वेशन एड होता है, बोला था मैं।
कल की क्लास में मैं क्या बताया था, बीम का क्वेश्चन जब सॉल्व किए थे उसमें इंटरनल हिंज का केस देखे थे, तो मैं बताया था कि हर एक हिंज के कारण वहां पर एक इक्वेशन ऐड होता था, वो बीम का केस था। लेकिन अब ये फ्रेम का केस है। मैं एक चीज और बताया था, नंबर ऑफ इक्वेशन कितने ऐड होंगे वो कैसे पता चलता था, m-1 से पता चलता था, ठीक है ना। तो सब में हम लोग m-1 करके देखेंगे जहां जहां पर आपके पास क्या है, इंटरनल हिंज है। तो m होता है नंबर ऑफ मेंबर जो कि आपका हिंज के साथ कनेक्टेड है, लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ मेंबर विच इज कनेक्टेड विच इज कनेक्टेड टू हिंज या फिर इंटरनल हिंज के साथ जितने मेंबर कनेक्टेड है वो m की वैल्यू है। तो यहाँ पर 3 मेंबर कनेक्टेड है तो 3-1 मतलब यहाँ पर आ गया आपका 2, दो इक्वेशन। यहाँ पर क्या होगा, इस वाले इंटरनल हिंज में देखेंगे बीच वाले में, तो m-1 4 मेंबर कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा आपका 4-1 मतलब हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 इक्वेशन ऐड करना पड़ेगा, और लास्ट एज वाले में जब देखेंगे तो 2-1 मतलब यहाँ पर 1 इक्वेशन ऐड करना पड़ेगा। टोटल इक्वेशन कितने हो गए, 3-3-6, तो 6 इक्वेशन को मेरे को इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। इधर ध्यान से देखना, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जब निकालते हैं तो रिएक्शन तो आपका 10 ही रहेगा, ठीक है ना, टोटल रिएक्शन 10 ही रहेगा। 2 फिक्स्ड सपोर्ट है और 2 हिंज सपोर्ट है, तो टोटल रिएक्शन सॉरी 10 आएगा, टोटल रिएक्शन 10 आएगा। लेकिन जब इक्वेशन की बात करेंगे, इक्वेशन 3 होता था, लेकिन 3 के साथ मेरे को 6 को जोड़ना पड़ा। क्यों जोड़ना पड़ा, इक्वेशन को ऐड क्यों करना पड़ा 6 इक्वेशन को, क्योंकि ये 3 इंटरनल हिंज क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और इस 3 इंटरनल हिंज के कारण 6 इक्वेशन ऐड होगा। और ये 6 इक्वेशन ऐड होगा कहां से पता चला, हर एक हिंज में हम लोग m-1 करके देखे हैं और उसको जोड़ दिया है। बस इतना सा करना था आपको। तो 10 माइनस क्या हो जाएगा इस बार, 10 माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब सिर्फ कितना आएगा आपका 7 आंसर ना आके अब 1 आएगा, ठीक है। तो 1 आ गया आपका एक्सटर्नल, और इंटरनल तो सेम ही रहेगा, इंटरनल में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इंटरनल में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 इंटू नंबर ऑफ लूप मतलब 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3, तो आ गया 9। इस केस में आपका 10 आंसर आएगा, याद रखना 10 आंसर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इंटरनल हिंज वाला, फिर उसके बाद अगले टॉपिक ट्रस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारे पास, ठीक है, ये फ्रेम है, ये ऐसा कुछ फ्रेम है, इसको ऐसा बढ़ा देते हैं, यहाँ पर इंटरनल हिंज लगा देते हैं, और यहाँ पर इंटरनल हिंज लगा दिया गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के बताना है, ठीक है। सब कंसेप्ट पढ़ लियो, अपने से बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सामने इधर बना रहा हूँ, आप पॉज करके अपने से बना सकते हैं। तो एक तरफ लेफ्ट तरफ में मैं क्या लिखूंगा, एक्सटर्नल लिखूंगा, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, राइट साइड में लिख देता हूँ इंटरनल, ठीक है। ये सब लिखने की एग्जाम में मत लिखते रहना ना, एग्जाम में तो फटाफट बनाना है, ये सब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। एक तरफ एक्सटर्नल इंटरनल ऐसा करना है, दिमाग में करना है, ठीक है। जब एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे, रिएक्शन माइनस इक्वेशन करेंगे, इधर 3 और इधर 2 हो जाएगा, तो आ गया आपका 8 माइनस मेरे को इक्वेशन करना है तो 3 तो आएगा ही, ठीक है ना। 3 के साथ मेरे को इस हिंजेस के कारण जो इक्वेशन है उसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर कितने हैं, 2-1 मतलब 1 इक्वेशन ऐड होगा। यहाँ पर 4-1 मतलब 3 इक्वेशन ऐड होगा। टोटल इक्वेशन कितना ऐड होने वाला है, 4 इक्वेशन। एक मिनट, टोटल इक्वेशन कितने ऐड होने वाले हैं, 4 इक्वेशन, क्या हो गया, ठीक है, 4 इक्वेशन ऐड होने वाले हैं, तो ये आंसर आ गया आपका 1, ठीक है। इजी था। एक बार और बता देता हूँ, रिएक्शन 8 आ गया, इक्वेशन आपका 3 होता ही है, 3 के साथ 4 ऐड हुआ इंटरनल हिंज के लिए, ठीक है ना। इंटरनल हिंज के कारण 4 इक्वेशन ऐड हो गए, तो इस प्रकार से आपका 8 माइनस 7 1 आ गया। इंटरनल तो एकदम आसान सा है, 3 इंटू नंबर ऑफ लूप 1 है, तो आंसर आ गया आपका 3। तो 3 + 1 मतलब 4 आपका टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और यही हमारा आंसर है। खत्म हो गया। इस प्रकार से फ्रेम का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में ट्रस। ट्रस के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना सीखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर ना ट्रस और फ्रेम में थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। वैसे तो ये स्टील जब पढ़ेंगे, स्टील सब्जेक्ट, तो उसका टॉपिक है, ठीक है ना। ट्रस और फ्रेम में थोड़ा सा अंतर हम लोग यहाँ पर समझ के चलेंगे। ट्रस लिख देता हूँ, एक तरफ फ्रेम लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैं बना लेता हूँ, मान लो ये आपका सिंपल सा ट्रस हो गया, ठीक है। यहाँ हिंज लगा देते हैं, इधर रोलर लगा देते हैं, और ये मान लो हो गया आपका सिंपल सा फ्रेम हो गया, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रस होता है, ट्रस का हर एक जॉइंट, ठीक है ना, ये सब जॉइंट है, तो ये हर एक जॉइंट क्या होता है, पिन जॉइंट होता है, ठीक है ना। पिन जॉइंट, या फिर इसको हिंज भी बोल देते हैं, हिंज जॉइंट होता है या फिर पिन जॉइंट होता है। जबकि फ्रेम का हर एक जॉइंट रिजिड जॉइंट होता है, रिजिड जॉइंट होता है, इस चीज को याद रखना। फ्रेम का हर एक जॉइंट रिजिड जॉइंट होता है, मतलब रोटेशन अलाउ नहीं करता है, ठीक है। इधर आपका हिंज जॉइंट तो हम लोग जान ही रहे हैं, हिंज और रिजिड, रिजिड मतलब क्या समझ रहे हो, फिक्स्ड, फिक्स जॉइंट होता है, रिजिड जॉइंट मतलब फिक्स जॉइंट होता है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं, जो ट्रस में जो लोड आता है, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स में आता है,
जैसे ये पी लोड लग रहा है तो ये पी लोड सिर्फ और सिर्फ जॉइंट में लगेगा, मेंबर में नहीं लगेगा, जबकि फ्रेम में जो लोड लगता है वो मेंबर में लगता है। ठीक है ना, ये है मेंबर आपका, ये सब मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर, ये मेंबर, ये मेंबर। तो फ्रेम में लोड मेंबर में आता है, जबकि ट्रस में लोड सिर्फ और सिर्फ जॉइंट में आता है। ठीक है। उसके अलावा जो ट्रस होता है आपका, इसमें हर एक मेंबर में या फिर जॉइंट में बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो जीरो होता है। बेंडिंग मूवमेंट इसमें जीरो होता है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन और कंप्रेशन रहता है। टेंशन और कंप्रेशन रहता है कौन? ट्रस। मतलब कि एक्सियल लोड रहता है, इसी को एक्सियल लोड बोलते हैं। इसको बाद में और डिस्कस करेंगे। एक्सियल लोड मतलब समझ रहे हो, जैसे कि एक कॉलम है तो इस कॉलम के लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में ही आपका लोड लग रहा है, एक्सियल डायरेक्शन में ही लोड लग रहा है। ठीक है, ये आपका बीम है तो ये बीम के आपके एक्सियल डायरेक्शन में ही लोड लग रहा है, इसलिए इसको एक्सियल लोड बोलते हैं हम लोग। तो ये एक्सियल लोड ही लगता है आपका ट्रस के केस में। जबकि हम लोग जब फ्रेम की बात करेंगे तो फ्रेम में एक्सियल लोड तो लगता ही है, ठीक है ना, मतलब कंप्रेशन टेंशन तो वो सहेगा ही, उसके अलावा बेंडिंग मूवमेंट भी होता है उसमें, मतलब शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। बेंडिंग मूवमेंट उसके हर एक जॉइंट में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, जीरो नहीं होता है। जबकि ट्रस में हर एक उसका जॉइंट जो होता है उसमें बेंडिंग मूवमेंट जीरो होता है। ठीक है, ये नॉर्मल एकदम सिंपल से कुछ कुछ अंतर थे। ठीक है, हमको सीखना क्या है? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना सीखना है। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने का फिर से सेम फॉर्मूला होगा, रिएक्शन माइनस इक्वेशन, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। एक मैं फिर से सिंपल सा ट्रस बना लूं, तो ये आपका एक ट्रस हो गया है। ठीक है, इस ट्रस में, ठीक है, ये सब मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर है इसमें, इस ट्रस में। देखो, ट्रस में क्या होता है, हर एक मेंबर का एक रिएक्शन होता है, हर एक मेंबर में एक रिएक्शन होता है। मैं क्या बोला? हर एक मेंबर में एक रिएक्शन होता है। ठीक है, और उसके अलावा ये रिएक्शन तो होगा, सपोर्ट के कारण जो रिएक्शन आता है वो तो होगा ही। ठीक है ना, ये इसमें दो सपोर्ट है, एक इधर आपका ए पॉइंट में हिंज सपोर्ट है, बी पॉइंट में कौन सा रोलर सपोर्ट है। तो इसके कारण रिएक्शन, इधर दो रिएक्शन आ गए, इधर एक रिएक्शन आ गया, ये रिएक्शन तो आएगा ही। लेकिन उसके अलावा हर एक मेंबर में एक रिएक्शन होता है। किसके केस में? ट्रस के केस में। इसलिए जब मैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी लिखूंगा तो रिएक्शन की जगह मैं क्या लिख दूंगा? मैं एम प्लस आर लिख दूंगा। ठीक है ना, एम क्या हो गया? जितने नंबर ऑफ मेंबर है उसमें हर एक में एक रिएक्शन होता है, इसलिए एम, और प्लस आर, आर मतलब कि जो उसमें सपोर्ट है उसके कारण रिएक्शन। तो ये टोटल रिएक्शन निकल के आ गया। अब इस रिएक्शन को मेरे को इक्वेशन के साथ माइनस करना है। अब देखना, इक्वेशन के साथ माइनस जब करेंगे तो ट्रस का हर एक जो जॉइंट होता है, इसमें कितने जॉइंट दिख रहे हैं? 1 2 3 4 और एक 5, 5 जॉइंट दिख रहे हैं। हर एक जॉइंट में दो इक्वेशन होता है, याद रखना, हर एक जॉइंट में दो इक्वेशन होता है। हर एक जॉइंट में दो इक्वेशन होता है, किसमें? ट्रस में। इसलिए मैं क्या कर देता हूं, रिएक्शन माइनस इक्वेशन, मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट। ठीक है ना, जे को मैं जॉइंट लिख दिया हूं, तो जितने भी नंबर ऑफ जॉइंट होंगे हर एक जॉइंट में दो इक्वेशन है, इसलिए 2 जे के साथ मैं माइनस कर दूंगा। तो है वही, ये आपका क्या है? रिएक्शन है, और ये आपका क्या है? इक्वेशन है। तो रिएक्शन माइनस इक्वेशन इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन ढंग थोड़ा सा बदल जाता है आपका, एम प्लस आर माइनस 2 जे करते हैं, और ऐसा करने के बाद हम लोग स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को लेते हैं जो आपका सामने दिख रहा है, यही ट्रस में हम लोग स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 मेंबर हो गए। तो मैं क्या करूंगा? 7 प्लस रिएक्शन कितने हैं आपके पास? 3 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ ज्वाइंट, 5 क्या है? ज्वाइंट है। तो आंसर आ गया 10 माइनस 10, आंसर आ गया आपका 0। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपका कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब फिर से वही 3 केसेस मैं बोला था हर एक क्वेश्चन में आपको लिखते हुए चलना है। वो 3 केसेस क्या क्या होते हैं? हाँ, वो 3 केसेस क्या क्या होते हैं? पहला, डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट। 0 आ रहा है मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? डिटर्मिनेट होगा। ठीक है ना, कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, कल के लेक्चर में जाके देख लेना अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है। डिटर्मिनेट होगा। दूसरा क्वेश्चन, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल। मैं बोला था जब 0 होता है तो वो स्टेबल भी होता है ना, डिटर्मिनेट के साथ साथ। ठीक है, ये हो गया आपका। और तीसरा क्वेश्चन होता था आपका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बताओ। अब डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 0 दिख रहा है ना, 0 दिख रहा है, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 0 दिख रहा है, मतलब हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड करते हैं हम लोग, कभी कभी हमको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। एक्चुअली में पहले बीम के लिए मैं बता देता हूँ। बीम के लिए जब रिएक्शन इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़ते थे? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू रिएक्शन माइनस इक्वेशन, यही होता है ना, रिएक्शन माइनस इक्वेशन होता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो, जब रिएक्शन इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगा तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 0 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इस केस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता था? डिटर्मिनेट होता है। ठीक है ना, 0 के केस में डिटर्मिनेट होता है। लेकिन यहीं पर मैं बोलूं कि रिएक्शन अगर क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वेशन हो जाए, तो उस केस में 0 से बड़ी होगी स्टैटिक इनडिटरमिनेसी और हमारा स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट होगा। ठीक है, और वैसे ही अगर रिएक्शन कम है, इक्वेशन ज्यादा है, तो उस केस में हमारा वैल्यू क्या आएगा? 0 से कम आएगा, मतलब हमारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा और डिटर्मिनेट होगा। ठीक है ना, ये एकदम नॉर्मल चीज है। अब इसी चीज को हम लोग ट्रस में अप्लाई करते हैं, देखना कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। रिएक्शन माइनस इक्वेशन इसमें भी होगा आपका।
रिएक्शन माइनस इक्वेशन होगा। अब देखो एम प्लस आर ये रिएक्शन है, इक्वल टू अगर 2J के बराबर है, मतलब रिएक्शन अगर इक्वेशन के बराबर है तो उस केस में हमारा आंसर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जीरो आएगा। ठीक है, जीरो आएगा, क्योंकि m+r-2J होता है, दोनों अगर बराबर होगा जीरो आएगा। जीरो मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है और स्टेबल है। लिखते जाना। अच्छा, इसको थोड़ा इधर मिटाल के हम लोग अच्छे से लिखते हैं, या फिर नीचे ही बता देता हूँ मैं। ठीक है, देखो अगर हमारे पास m+r इक्वल टू 2J है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर हमारे पास m+r ग्रेटर देन 2J है, और ये तीसरा कंडीशन हो जाएगा अगर हमारे पास m+r लेस देन 2J है। ठीक है, m+r इक्वल टू 2J, इस केस में क्या होगा, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू जीरो आएगा। सेकंड वाले केस में क्या होगा, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा। थर्ड वाले केस में क्या होगा, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू लेस देन जीरो आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, हम लोग जानते हैं जब स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जीरो आता है तो इस केस में हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, डिटर्मिनेट भी होता है। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में भी हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। और इनडिटर्मिनेट होने से हम लोग उसका डिग्री भी पता करते हैं, वो तो आंसर जो भी आएगा वही उसका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी हो जाएगा। थर्ड में क्या होता है, अनस्टेबल हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और पूछे तो डिटर्मिनेट की इनडिटर्मिनेट, तो डिटर्मिनेट ही लिखना है, क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेट डिटरमाइन कर पा रहे हैं, इसलिए वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ज्यादा है, अननोन्स कम है। ठीक है ना, यही होता है थर्ड वाला केस। इस प्रकार से हमारा ट्रस्ट का कंसेप्ट खत्म होता है। क्वेश्चन हम लोग देखते जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। एक क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ठीक है, लेकिन इसमें भी हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो है आपके पास ऐसा कुछ क्या है, ट्रस है। इस ट्रस में हमको बोला गया है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के बताओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, दो तरह से निकालने का तरीका है आपका। ठीक है, अभी तो चलो बता देता हूँ। दो तरह से निकालने का तरीका है, क्यों बोल रहा हूँ मैं। कई लोग क्या बोलेंगे, इसमें नंबर ऑफ मेंबर निकाल के बताओ। नंबर ऑफ मेंबर, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m+r-2J होता है ना स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने का। तो इसके लिए नंबर ऑफ मेंबर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, कई लोग 8 मेंबर कैलकुलेट करेंगे, और कई लोग कितने मेंबर कैलकुलेट करेंगे, कई लोग कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4, और इस पूरे को 5 ले लेंगे और इस पूरे को 6 ले लेंगे। दोनों ही सही है। ठीक है ना, दोनों ही सही है। अच्छा, यहाँ पर से मैं इसको मिटा दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें हर एक ज्वाइंट में इंटरनल हिंज होता है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका ऐसा कुछ बना हुआ है ट्रस में। ठीक है, तो ये आप लोग सोचोगे इंटरनल हिंज है। अरे ट्रस का हर एक ज्वाइंट ही पहले से इंटरनल हिंज होता है। ठीक है ना, तो इसमें आपको इंटरनल हिंज के लिए कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो दो तरह से मेंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों ही तरीके में आपका आंसर सेम आएगा, मैं पहले से ही बता दूं। ठीक है, इसलिए हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। फॉर्मूला अपने पास सेम है। पहले वाले केस में हम लोग नंबर ऑफ मेंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, और ये 5 और 6 ले लेते हैं। सेकंड वाले केस में हम लोग नंबर ऑफ मेंबर ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर को इधर मैं 8 ले लिया, इधर नंबर ऑफ मेंबर को मैं 6 ले लिया। ठीक है, अब देखो, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है। 6 क्या हो गया, आपका नंबर ऑफ मेंबर हो गया। रिएक्शन किधर, इधर 2 इधर 1, मतलब 3 हो गया। टोटल रिएक्शन -2 इंटू नंबर ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट कितना है अपने पास, ज्वाइंट का खेल है देखना। अगर आप लोग 6 मेंबर कैलकुलेट किए हैं, ठीक है ना, अगर आप लोग 6 मेंबर कैलकुलेट किए हैं, मतलब 1 मेंबर ये, 2 मेंबर ये, 3 मेंबर ये, 4 मेंबर ये, और इस पूरे को 1 मेंबर कैलकुलेट किए हो, और इस पूरे को दूसरा मेंबर कैलकुलेट अगर किए हो, तो इस केस में नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने होंगे, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट और 4 ज्वाइंट। सिर्फ 4 ज्वाइंट होंगे, बीच वाला ज्वाइंट नहीं होगा, क्योंकि आप पूरे को ही 1 मेंबर कैलकुलेट किए हो ना, इसलिए बीच वाले को ज्वाइंट नहीं लेना है, इसलिए इस केस में सिर्फ 4 ज्वाइंट होगा। ठीक है, अब सेकंड वाला केस देखते हैं। इधर अगर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे, नंबर ऑफ मेंबर 8 हो जाएगा, और नंबर ऑफ रिएक्शन आपकी 3 ही है, और -2 इंटू नंबर ऑफ ज्वाइंट। इस केस में चूंकि आप लोग 1 मेंबर 2 3 4 और इसको 5 6 7 8 अलग अलग मेंबर माने हो, इसलिए बीच वाले को भी एक ज्वाइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए इस केस में आपके पास 5 ज्वाइंट होगा। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। अगर इधर वाले को 11 माइनस कितना हो गया, 10, मतलब आंसर आ गया आपका 1। इधर देखते हैं 9 - 8, मतलब आंसर आ गया 1। दोनों में आपका आंसर आएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मेंबर माने हो तो बीच वाला ज्वाइंट होगा, अगर पूरे को एक ही मेंबर माने हो तो ज्वाइंट क्यों होगा भाई। पूरे को जब एक ही मेंबर माने हो तो एक क्वेश्चन अब हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन जिसको आपको बनाना है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से बनाना है इसको। यहाँ पर हम लोग हिंज लगा देते हैं, इधर भी हिंज लगा दिया गया। ठीक है, अब इसको हमको कैलकुलेट करना है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है, सिर्फ एक फॉर्मूला है m+r-2j। ठीक है, अपने से बनाओ उसको जल्दी से।
तो इधर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर जब कैलकुलेट करेंगे तो एक मेंबर ये हो जाएगा, 2 मेंबर हो गया, 3 मेंबर हो गया, ठीक है, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, फिर 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12 मेंबर, ठीक है, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 मेंबर हो गया। मेंबर को 2 बार कम से कम कैलकुलेट करने की कोशिश करना, कभी कभार गलती हो जाता है, तो फिर से कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 मेंबर हो गए अपने पास। अब मैं 18 के साथ जोड़ दूंगा क्या, दो रिएक्शन, मतलब 2 2 4 -2 इंटू नंबर ऑफ ज्वाइंट। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो जाएंगे, एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट, 4 5 6 7 8 9, 9 ज्वाइंट है अपने पास, सिर्फ 9 ज्वाइंट है, बीच वाला को ज्वाइंट में नहीं लिया हूँ, ठीक है, तो आंसर अपने पास कितना आ गया। फिर से एक बार ज्वाइंट कैलकुलेट कर लो, 2 बार अगर चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ज्वाइंट है, तो ये हो जाएगा अपने पास 22 - 18, मतलब आपके पास आंसर कितना आ गया, 4। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपका ट्रक भी खत्म होता है, मतलब स्टैटिक इंडिटरमिनेसी खत्म होता है, ठीक है। सेकंड टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है, ठीक है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आप पढ़ेंगे, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पढ़ लिए, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पढ़ेंगे। इंडिटरमिनेसी दो प्रकार का होता था, स्टैटिक और काइनेमेटिक। स्टैटिक हमारा खत्म, काइनेमेटिक पढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। देखो, काइनेमेटिक निकालने के लिए अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले निकालना सीखना पड़ेगा। क्या निकालना सीखना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। पहला चीज, रिएक्शन का अपोजिट होता है, ठीक है ना, अपोजिट ऑफ रिएक्शन। अपोजिट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता था, रिएक्शन रिस्ट्रेनमेंट होता था, ठीक है ना, रिएक्शन रिस्ट्रेनमेंट होता था, जबकि इसके नाम में ही है फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये इसको जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसमें फ्रीडम है, जिस डायरेक्शन में उसको फ्रीडम है, ठीक है। अब जैसे कि एक एकदम शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूँ, ये आपके पास एक हम लोग लगा दिए हैं, ये हिंज, ये सॉरी, ये रोलर सपोर्ट, ये आपके पास हिंज सपोर्ट, और एक तीसरा सपोर्ट हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट लेके चलते थे, एक स्लाइडर भी होता है, ठीक है ना। अगर स्लाइडर बनाना चाहो तो ऐसा कुछ स्लाइडर होता है। इसमें आपका रिएक्शन कितना होता है, इसमें आपका रिएक्शन एक होता है, इसमें आपका रिएक्शन दो, इसमें तीन, और इसमें भी दो रिएक्शन होता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने होते हैं, टोटल इक्वेशन कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 के साथ माइनस कर दो, तो इसमें 3 के साथ 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, 3 के साथ 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, इसमें 3 के साथ 3 माइनस होगा तो 0, इसमें 3 के साथ 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। तो मतलब ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू रोलर सपोर्ट के लिए 2 होता है, हिंज सपोर्ट के लिए 1 होता है, फिक्स सपोर्ट के लिए 0 होता है, और स्लाइडर के लिए 1 होता है। अब इसको थोड़ा कंसेप्ट बेसिस पे समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोग के पास ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है ना, ये आपके पास रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में मैं फिर लगा दिया हूँ एक बीम, तो इसको फ्रीडम कितने डायरेक्शन में है, ये रोटेट हो सकता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, तो रोटेशन अलाउ है, ठीक है, रोटेशन अलाउ है, और उसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी कर सकता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी क्या है, अलाउ है। और जबकि वर्टिकल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल मूवमेंट अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अलाउ नहीं होने के कारण इसमें सिर्फ एक रिएक्शन आएगा, एक रिएक्शन आएगा, बाकी दोनों में तो अलाउ है, रोटेशन भी अलाउ है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी अलाउ है। तो जो अलाउ है ना, वही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो रोटेशन अलाउ है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ है, तो दो डायरेक्शन अलाउ है, तीसरा डायरेक्शन में अलाउ नहीं है, मतलब इसका दो क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। वैसे ही सपोर्ट के लिए हो जाएगा, वैसे फिक्स सपोर्ट के लिए हो जाएगा, बताने की जरूरत मेरे को महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ। रिएक्शन जो पढ़े हैं ना, उसी के जस्ट अपोजिट, रिएक्शन मतलब कि आपका रिस्ट्रेनमेंट, और जिसमें अलाउ कर रहा है वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। खत्म बात, ये चीज को आपको बेसिकली याद रखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, हिंज सपोर्ट के लिए कितना होता है, एक होता है, रोलर के लिए 2 होता है, एंड फिक्स सपोर्ट के लिए आपका 0 होता है, क्योंकि फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन होते हैं, तीनों डायरेक्शन में अलाउ नहीं होता है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा, ठीक है, स्लाइडर का 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बढ़िया से। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जानना जरूरी था, डिग्री ऑफ फ्रीडम जान लिए तो ये आपका खत्म हो गया। सबसे पहले बीम के लिए काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना सीखते हैं, बीम या फिर कॉलम के लिए। सिंपल सा हमारे पास ये बीम बना देता हूं मैं, ठीक है, ये आपका सिंपल से एक बीम हो गया है, एक तरफ फिक्स सपोर्ट है, एक तरफ हिंज सपोर्ट है, तो इसमें मेरे को बता दो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर आपका 0 होगा, इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, दो रिएक्शन होता है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, और काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मतलब काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी निकालना सीख रहे हैं हम लोग, तो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कितना हो जाएगा इस केस में, 1 हो जाएगा। खत्म बात, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम, इधर मैं लगा देता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, बीच में और कुछ लगा देते हैं, रोलर भी लगा देते हैं, ठीक है। अब इधर मेरे को बताओ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कितना होगा। इधर आपका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इधर आपका 2, इधर आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। देखो हम लोग अक्सर रिएक्शन और डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंफ्यूज होते हैं, तो रिएक्शन सिर्फ एक चीज को याद रखना, अगर आपको रिएक्शन याद है तो उसको 3 से माइनस कर दो। इन सपोर्ट के लिए रिएक्शन कितना होता है,
2 होता है, तो 3 से माइनस करोगे 1 आएगा। रोलर सपोर्ट के लिए रिएक्शन कितना होता है 1 होता है, तो 3 से माइनस करोगे 2 आएगा, खत्म बात। ठीक है, तो सबको जोड़ दो, कितना आ गया आपका आंसर 5 आ गया। तो 5 काइनेमेटिक इंडिटरमिनेट से निकल के आ गया बीम के लिए। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा कुछ मेरे पास सपोर्ट मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक सपोर्ट है और बीच में मैं इंटरनल हिंज भी कहीं पर लगा लेता हूँ, 2 टोक इंटरनल हिंज लगा लेता हूँ। अब इसके लिए मैं बोल रहा हूँ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के बताओ। ठीक है, नॉर्मल केस में हम लोग काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, तो ये आपका इधर 0 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। टोटल आंसर जब जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 4, लेकिन 4 हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इस केस में 2 टोक इंटरनल हिंज भी दिख रहा है। याद रखना है इस चीज को, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि इंटरनल हिंज के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। इंटरनल हिंज के केस में 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, हर एक इंटरनल हिंज का 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मतलब कि 4 4 8 8 इसके साथ जुड़ जाएगा, 12 इसका आंसर आएगा। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू 12। फिर से मैं बता देता हूँ, ये नॉर्मल केस में हम लोग क्या किए, जितने भी सपोर्ट थे उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाले और जोड़ दिए। लेकिन चूंकि हमारे पास क्या है, इंटरनल हिंज भी है और हर एक इंटरनल हिंज का 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अब सोच के देखो ना यार, एकदम नॉर्मल सोच के देखे करो, जैसे कि अपने पास ये बीम है, नीचे देखना ये ए है, ये बी है और बीच में आपका सी में इंटरनल हिंज लगा हुआ है। तो अब ये हिंज जो है वो चारों डायरेक्शन में अलाउ करता है, मतलब 3D ये पूरा राउंड घूम सकता है। आ रहा है समझ में? इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 4 लेते हैं। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेते हैं, 4 लेते हैं, खत्म बात। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। हम्म, इधर मैं सिंपली सपोर्टेड अपने से बनाना है इसको, इधर मैं हिंज लगा देता हूँ और बीच में मैं रोलर लगा देता हूँ, एक इंटरनल हिंज लगा दी हूँ। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा, पॉज करके मैं इधर निकाल के बता देता हूँ। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसके लिए 1 होगा, इसके लिए 2, इसके लिए 1 होगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 4, और 4 प्लस 4 मतलब आंसर आ गया 8। 8 आपका आंसर आ गया है। अगला आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेम के लिए सॉल्व करते हैं। किसके लिए सॉल्व करेंगे, फ्रेम के लिए सॉल्व करेंगे। क्या चीज, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। एक मैं फ्रेम बना लेता हूँ एकदम सिंपल सा, इधर हमारे पास ऐसा कुछ है फ्रेम। ठीक है, इस फ्रेम के लिए मेरे को क्या निकालना है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है। तो पहली बात ये आप लोग सोचोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर 0 है, इधर 0 है, तो क्या काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 0 होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा अभी देखते हैं। इधर सपोर्ट्स के कारण तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 0 है, लेकिन यहाँ पर ये जो एंड्स है, ठीक है ना, ये जो एंड्स है वो इंटरनल हिंज नहीं है। अब इस यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दिया हूँ, उसका मतलब ये मत समझना कि इंटरनल हिंज है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेम है तो फ्रेम में हमेशा क्या होता है, रिजिड जॉइंट होता है, याद रखना। ट्रस में कौन सा जॉइंट होता था, पिन जॉइंट, लेकिन ये रिजिड जॉइंट है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्री एंड मान लेते हैं। ठीक है ना, ये जो है इसको फ्री एंड मान लेते हैं। फ्रेम में हमेशा ये जो एजेस होंगे उसको हम लोग को फ्री एंड मान के चलना है, जो भी जॉइंट्स होंगे फ्रेम में उसको हमको फ्री एंड मान के चलना है। ये एक पहला याद रखने का चीज है, कोई कंसेप्ट नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, फ्री एंड मानना पड़ेगा। और फ्री एंड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो 3 इधर 3 इधर। ठीक है, तो नोट करके आप लोग लिख लेना कि फॉर दी फ्री एंड, फ्री एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे इंटरनल हिंज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 होता था। इधर मैं बताया था ना इंटरनल हिंज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 होता है करके, उसको भी नोट करके लिख लेना। और इधर मैं बता रहा हूँ फ्री एंड्स के लिए, फ्री एंड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, 0 तो सपोर्ट के कारण है, प्लस मैं उसमें कितना करूंगा 3 इधर 3 इधर, मतलब 6 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 6, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू कितना आ गया 6। ठीक है, अगर इसी में मान लो बीच में इंटरनल हिंज भी होता, ठीक है, तो इंटरनल हिंज के कारण 4 फिर से जुड़ जाता, तो आंसर फिर 6 के साथ 4 भी जुड़ जाता, आंसर 10 आता। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसको ध्यान से बनाना है हमको। ये अपने पास डबल बे मल्टी कॉलम फ्रेम है, यहाँ पर मैं बीच में इंटरनल हिंज लगा दिया हूँ, यहाँ पर इंटरनल हिंज लगा दिया हूँ। ठीक है, इसमें हमको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के बताना है। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहली बार सपोर्ट के कारण जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इधर 0 है, इधर कितना है आपके पास 1 है, और इधर भी आपके पास 0 है, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, इंटरनल हिंज 2 ठोक है, 2 ठोक इंटरनल हिंज है, इसके कारण क्या हो जाएगा 8 जुड़ जाएगा, 4 इधर 4 इधर। ठीक है ना, 2 इंटरनल हिंज के लिए 8 जुड़ गया। ठीक है, अब उसके बाद फ्री एंड्स को कैलकुलेट करेंगे। फ्री एंड्स, ये फ्री एंड्स है, मतलब 1 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 3 इसको नहीं मानना है क्योंकि इधर तो इंटरनल हिंज है, इधर इंटरनल हिंज है ना, तो वो फ्री एंड नहीं होगा। जहां जहां इंटरनल हिंज है वो फ्री एंड नहीं होगा, याद रखना। तो 1 2 ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, 4 ही हमारे पास फ्री एंड है, तो 4 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे। ठीक है ना, 4 फ्री एंड्स है, जितने भी जॉइंट्स है उसको फ्री एंड्स मानेंगे, लेकिन जॉइंट्स में इंटरनल हिंज है तो उसको फ्री एंड नहीं मानेंगे। तो 4 अपने पास फ्री एंड्स हो गया, 4 इंटू 3, तो 12 प्लस 8 कितना होगा 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप में से सॉल्व करना जल्दी से। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं इस बार। ये आपके पास ऐसा कुछ है, ये ऐसा। ठीक, एक और बना देते हैं। ठीक है,
और एक और बना देते हैं, चलो बीच में इंटरनल हिंज लगा दिया गया है और इसमें आपको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पूछ रहा है। ठीक है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के बता देना है। तो पॉज करके जल्दी से बनाओ, मैं इधर बना रहा हूँ। आपके पास इधर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस एक हिंज है तो मतलब उसके कारण 4 जुड़ जाएगा और कितने फ्री एंड्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 3। फिर से बता देता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8, ठीक है 8 फ्री एंड्स मानेंगे उसको और 8 इंटू 3 कर देंगे तो 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28 और एक 29 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आपका 29 निकल के आया है। ठीक है, अब देखो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना सीख गए फ्रेम के लिए, लेकिन जब आपको फ्रेम में बोलेगा काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के दिखाओ जब वेन एक्सियल डिफॉर्मेशन इज निगलेक्टेड, एक्सियल डिफॉर्मेशन इज निगलेक्टेड, या फिर इसको बोल सकता है एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्टेड नहीं बोलेगा तो किस केस में बोल देगा, रिजिड फ्रेम के केस में निकाल के बोलिए। ठीक है ना, रिजिड फ्रेम के केस में बोल देगा, रिजिड बार के केस में बोल देगा। ठीक है, रिजिड बार के केस में, या फिर जब एक्सियल डिफॉर्मेशन हम लोग निगलेक्ट करेंगे तब हमको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के दिखाओ। सेम है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, अभी तक जैसे निकाले वैसे निकालेंगे, लेकिन जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मेंबर से माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ मेंबर से माइनस कर देंगे, बस यही चीज को याद रखना है। जब एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्टेड किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, डिटरमाइन द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ गिवन फ्रेम व्हेन एक्सियल डिफॉर्मेशन इज निगलेक्टेड। ठीक है, तो आखिरी में ये चीज जोड़ दिया रहेगा व्हेन एक्सियल डिफॉर्मेशन इज निगलेक्टेड, या फिर इन केस ऑफ रिजिड बार, तो उस केस में हमको जो भी आंसर नॉर्मल निकालते हैं निकालेंगे और आखिरी में एम से माइनस कर देंगे। जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इसमें एक्सेल डिफॉर्मेशन निगलेक्टेड का केस है, आंसर आ गया आपका 21। ठीक है ना, आंसर आ गया आपका 21 और 21 में नंबर ऑफ मेंबर गिनना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को माइनस कर दोगे आंसर आ गया 11। तो ये बस यही करना है आखिरी में। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, खत्म। एक क्वेश्चन करके भी देख लेते हैं और एक मैं टिप भी दे देता हूँ, नोट करके लिख लेना। कभी कभी हमको एक्सेल डिफॉर्मेशन निगलेक्टेड है करके क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, तो एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास मल्टी कॉलम फ्रेम होता है, मल्टी कॉलम फ्रेम होता है, तो वो ऑलरेडी एक्सेल डिफॉर्मेशन उसमें निगलेक्टेड होता है, एक्सेल डिफॉर्मेशन निगलेक्टेड होता है। आ रहा है समझ में, एक्सेल डिफॉर्मेशन निगलेक्टेड पहले से होता है जब हमारे पास मल्टी कॉलम फ्रेम होता है। मल्टी कॉलम फ्रेम जैसे ये आपका मल्टी कॉलम फ्रेम है, इसमें देखें तो ये मल्टी कॉलम फ्रेम नहीं है, लेकिन एक चीज ये भी याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मल्टी कॉलम फ्रेम रहेगा तो उसमें एक्सेल डिफॉर्मेशन निगलेक्टेड होगा और वो आंसर ये लेगा, ये जरूरी नहीं है। ये होता है, लेकिन कभी कभी हमको ऑप्शन के हिसाब से सोच समझ के अपने बुद्धि के हिसाब से आंसर लेना पड़ता है, वो आपको समझ में आएगा प्रैक्टिस करोगे तो। कभी कभी लेता है, कभी कभी नहीं लेता है एक्सेल डिफॉर्मेशन को निगलेक्टेड। अगर क्वेश्चन में दे दिया है एक्सेल डिफॉर्मेशन निगलेक्टेड तो वो तो आपको मेंबर को माइनस करना ही है, लेकिन नहीं दिया है तब का केस बोल रहा हूँ। नहीं दिया है तब का केस ये होता है कि जब मल्टी कॉलम रहेगा तब आपको एक्सेल डिफॉर्मेशन को निगलेक्ट लेना है, मल्टी कॉलम नहीं रहेगा तब नहीं लेना है, ये तो नॉर्मल केस है। लेकिन कभी कभी मल्टी कॉलम में लेता है एक्सेल डिफॉर्मेशन को निगलेक्ट, कभी कभी नहीं लेता है, तो वो आपको सॉल्व करने से पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा लेकिन अभी सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा सब। ये आपके पास मान लेते हैं कि मल्टी कॉलम है। ठीक है, इधर आपके पास हिंज लगा दिया गया है, इधर आपके पास फिक्स लगा दिया गया है। एक और कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, एक और कॉलम ले लिए, इधर भी आपके पास हिंज लगा दिया। ठीक है, और बस इतना ही लेते हैं और एक इधर आपका इंटरनल हिंज ले लेते हैं एक तो। आगे समझ में, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के बताओ बोलूंगा, तो सपोर्ट के कारण इधर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 1, तो आगे आपका 2, 2 प्लस करोगे इंटरनल हिंज के कारण ये हो जाएगा 4 प्लस जितने भी आपके फ्री एंड्स है, मतलब 1 और 2 और 3, 3 फ्री एंड्स है, तो 3 इंटू 3 मतलब हो जाएगा 9, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 6, 9 प्लस 6 15। ठीक है ना, तो 15 काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आ गया, लेकिन चूंकि हमको पता है कि ये मल्टी कॉलम है। ठीक है, मल्टी कॉलम अगर ऑप्शन में मान लेते हैं ए बी सी डी आपको दिया है। ठीक है ना, ए बी सी डी ऑप्शन है। ठीक है, इसमें 10 11 15 और एक मिनट बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 1 2 3 4 और 4 3 7, 7 को माइनस कर दो इसमें, तो आंसर आ गया 8। ठीक है, और एक तरफ 8 भी दिया है। ठीक है, इस केस में कितना आंसर लोगे,
ठीक है, जब आपको 15 भी है ऑप्शन में, इधर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया कि एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्टेड है कि नहीं है, कुछ नहीं दिया है, लेकिन आंसर में आपका 15 भी है, 8 भी है, तो आपको 8 को आंसर लेना है। ठीक है, आगे समझ में, आपको आंसर क्या लेना है, 8 को लेना है। लेकिन लेकिन आपका मान लेते हैं सी, और डी ऑप्शन में आपका मान लेते हैं 9 दिया है। ठीक है, इस केस में हमको ये पता चलेगा कि 15 को आंसर लेना है। क्यों? क्योंकि एक्सेल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट कर रहे हैं तो 8 आंसर आ रहा है। तो मतलब वो क्या किया होगा, एक्सेल डिफॉर्मेशन को निगलेक्ट नहीं माना होगा, तभी ना 15 आंसर है ऑप्शन में। दोनों रहेगा तब 8 लेना है, क्योंकि एक्सेल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट रहेगा, मल्टी कॉलम है ये। ठीक है, और अगर नहीं रहेगा, 15 रहेगा, तो 15 ही आंसर लेंगे। एकदम कॉमन सेंस है, इसलिए मैं बोला कि सोच समझ के ऑप्शन के हिसाब से आंसर कभी कभी लेना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या होता है, फ्रेम भी खत्म होता है। अब ट्रस बन गया आपका। ट्रस के लिए हमको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना सीखना है। ठीक है, ट्रस के लिए काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना सीखते हैं। ट्रस का एक फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने का, 2j माइनस आर, बस। ठीक है ना, 2j माइनस आर। तो 2j माइनस आर एक्चुअली में क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 2j माइनस आर निकालने से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है, किसके लिए, ट्रस के लिए। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होता है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। ये हमारे पास दोनों तरफ हिंज सपोर्ट लगा देते हैं, बीच में रोलर लगा देते हैं। ये आपके पास फ्रेम हो गया। 2j माइनस आर करना है, जे मतलब नंबर ऑफ ज्वाइंट, तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 5 क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 2, माइनस क्या कर दोगे, नंबर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा अपने पास, 2 1 2 मतलब 5, 10 माइनस 5 मतलब 5, 5 आपका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आ गया ट्रस के केस में। ठीक है, आपको 2j माइनस आर याद रखना है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। ये ठीक है, आपका इधर मैं हिंज बना देता हूँ, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, ये रोलर हो गया। ठीक है, ये रोलर हो गया, और इधर आपका इंटरनल हिंज लगा देते हैं। ठीक है, अब जल्दी से सॉल्व करके बताओ ट्रस के लिए क्या होगा अपने से। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2j माइनस आर। ठीक है, 2j माइनस आर, तो 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और माइनस क्या हो जाएगा, रिएक्शन। तो इधर आपका कितना हो जाएगा, 2 रिएक्शन, इधर 1 रिएक्शन 3, तो 6 दूनी 12 माइनस 3, 9 आंसर आ गया। ठीक है ना, 9 आंसर आ गया। फिर से मैं बता देता हूँ, 2j माइनस आर करेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट, 3 3 6 हो जाएगा, और 6 2 इंटू 6 माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन। कई लोग सोच रहे होंगे इधर इंटरनल हिंज है करके, इंटरनल हिंज के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। अरे मेरे भाई, पहले भी बताया हूँ, ट्रस में हर एक जॉइंट इंटरनल हिंज ही होता है पहले से। तो इंटरनल हिंज के लिए क्यों सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, नो सॉल्यूशन फॉर दी इंटरनल हिंज इन केस ऑफ दी ट्रस। ये ट्रस है, और ट्रस में हर एक जॉइंट इंटरनल हिंज होता है। ठीक है ना, फ्रेम होता तब बात अलग होता, ये ट्रस है। तो कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि एक जॉइंट को बता देगा ये इंटरनल हिंज है, अब सॉल्व करके बताओ, अब सॉल्व करते बैठे रहोगे। ठीक है ना, आंसर आएगा 9। एकदम सिंपल से 2j माइनस आर करना है, बस खत्म। आगे देखते हैं, ट्रस का एक क्वेश्चन होमवर्क भी लिख लो। ठीक है ना, ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मेरे को काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के बताना है। ठीक, चलो इसके बाद आपका ट्रस भी खत्म होता है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी भी खत्म होता है। कहने का मतलब, तो इनडिटरमिनेसी स्टैटिक और काइनेमेटिक होता था। तो अभी तक में आपका 2D केस खत्म हुआ है ना। 2D मैं बोला था स्ट्रक्चर 2D और 3D भी होता है। आप सोच रहे होंगे क्या 3D के लिए भी पूरा इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, नहीं, लेकिन कुछ कुछ कंसेप्ट मैं बता दूंगा, वो लोग आप अपने से ही कर लो। ठीक है ना, एकदम आसान सा है, मेथड तो सेम है, बस कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, उसको मैं बता दूंगा। ठीक, चलो, तो 3D केस पढ़ने से पहले 2D और 3D में क्या अंतर है उसको मैं बता देता हूँ जल्दी से। 5 मिनट और पढ़ लेते हैं आज। एक तरफ मैं लिखता हूँ 2D, और एक तरफ मैं लिख देता हूँ 3D। ठीक है, 2D और 3D। तो हम लोग तीन ही सपोर्ट को जनरली पढ़ते हैं। कौन कौन सा, एक अपने पास रोलर सपोर्ट होता है, एक हमारे पास हिंज सपोर्ट होता है, और एक हमारे पास फिक्स सपोर्ट होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन 2D केस में कितना होता है, 2D केस में नंबर ऑफ रिएक्शन इधर आपका 1 होता है। ठीक है, और इधर आपका 2 होता है, इधर आपका 3 होता है। ठीक है, 3D केस में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन इधर 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन इधर 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन इधर 6 हो जाएगा। ठीक है, अंदर समझ में आया। 2 आपका रोलर सपोर्ट में हो जाएगा, रिएक्शन बदल रहा है आपका, ये रिएक्शन है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, रिएक्शन है। 1 मिनट, क्या क्या हो रहा है, ओ ठीक है, ये आपका रिएक्शन है, और इधर ये आपका रिएक्शन है। 1 रिएक्शन होता है रोलर में, 2 रिएक्शन होता है आपका हिंज में, और 3 रिएक्शन होता है आपका फिक्स में। जबकि इधर देखेंगे तो 2 रिएक्शन हो जाएगा आपका रोलर में 3D केस में। ठीक है, अब रिएक्शन जब पता है, ये रिएक्शन का कॉलम हो गया मान लो, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकालने बोलूंगा। ठीक है, इधर ये रिएक्शन का कॉलम हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकालने बोलूंगा। ठीक है,
तो इधर हम लोग क्या करते थे, 3 से माइनस कर देते थे 2D केस में, तो ये आपका 2 हो जाता था, इधर आपका 1, इधर 0। इधर आप लोग किससे माइनस करेंगे, 6 से माइनस करेंगे ना। 6 क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन होता है, इधर नंबर ऑफ इक्वेशन 3 होता है और इधर नंबर ऑफ इक्वेशन 3D केस में 6 होता है। तो 6 से माइनस करोगे तो 6 से माइनस करोगे 4 हो जाएगा, 6 से माइनस करोगे 3 हो जाएगा, 6 से माइनस करोगे 0 हो जाएगा। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मेथड आपका सेम है। ठीक है, मेथड आपका सेम है। ठीक, एक क्वेश्चन सिंपल सा बीम का देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, बीम बोलो, फ्रेम बोलो, इधर रोलर लगा दो, इधर हील सपोर्ट लगा दो। ये सब करने की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं पढ़ना है वो यहाँ से चला भी जा सकता है, क्योंकि अभी हम लोग 3D थोड़ा सा देखेंगे 5 मिनट। ठीक, तो यहाँ पर से फॉर्मूला तो सेम होता है ना भाई, रिएक्शन माइनस इक्वेशन ही पढ़ते हैं। ठीक है, और कोई सा फॉर्मूला तो होता नहीं हमारे पास। ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लूप बनता है तो अपने को एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ एक लूप बन रहा है, ये एक लूप है ना, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, दिख रहा होगा। तो उधर हम लोग क्लोज्ड स्ट्रक्चर के लिए क्या करते थे, 3 इंटू एन करते थे कि नहीं, क्लोज्ड के लिए। अब इधर 6 इंटू एन कर देंगे। अब 3D है यार, तो थोड़ा सा अपने से दिमाग लगा के भी कर सकते हो, 6 इंटू एन कर देंगे इधर, तो वही थोड़ा बहुत अंतर है। रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इधर आपका 3 रिएक्शन हो जाएगा, इधर आपका 2 रिएक्शन, इधर आपका 6 और इधर 6 रिएक्शन। टोटल कितना हो गया, 6 6 12, ये 17 हो गया। 17 रिएक्शन, इक्वेशन 6 होता है। ठीक है ना, 6 इक्वेशन होता है कि नहीं, तो आंसर कितना आ गया, 11 आंसर आ गया। ठीक है ना, ये आ गया आपका एक्सटर्नल आया ना, लेकिन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। इंटरनल भी निकालते हैं हम लोग, इंटरनल भी निकालेंगे, क्योंकि लूप आ रहे हैं तो लूप के लिए 6 इंटू एन कर देंगे। आंसर आ जाएगा 6 इंटू 1, मतलब कि आंसर 6 आ गया। तो 6 प्लस 11 को फिर जोड़ देंगे तो आंसर आ गया आपका 17। तो 17 स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आ गया। ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं अपने से। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर मान लो इंटरनल हिंज भी आ जाता, ठीक है ना, इसी में, इसी सेम क्वेश्चन में मैं कहीं पर यहाँ पर इंटरनल हिंज लगा देता हूँ मान लो। ठीक है, इंटरनल हिंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल हिंज के लिए देखो मिक्सअप हो रहा होगा, मैं जान रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना, 15-20 क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 3D का नहीं बोल रहा हूँ, 2D का ही सॉल्व करो, है ना, 3D का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इंटरनल हिंज भी आ गया, और हम लोग जानते हैं कि इंटरनल हिंज के कारण इक्वेशन एड होते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन एड होते हैं। 2D से कंपेयर करो, 2D में हम लोग क्या करते थे, m-1 करते थे कि नहीं, m-1 करते थे। अब ये 3D केस है, तो 3D केस में कुछ तो अंतर होगा। इधर m-1 नहीं करेंगे, इधर हम लोग क्या करेंगे, 3m-1 करेंगे। समझ में आ रहा है, इधर हम लोग m-1 ना करके 3 इंटू m-1 करेंगे, ये अंतर हो जाएगा। ठीक है, पहले मतलब 2D के लिए पहले सॉल्व करके देखते हैं। इस वाले जॉइंट में आपका 3 मेंबर कनेक्ट है तो 3-1 कर देंगे, 2 इक्वेशन ऐड करते हैं। लेकिन इधर आपके पास m-1 करेंगे जब, तो 3-1 कितना हो जाएगा आपके पास, जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है कुल मिला के। इधर m-1 कर देते, इधर भी m-1 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर आपका 3-1 मतलब 2, 2 इंटू 3 मतलब 6 इक्वेशन एड हो जाएगा। अब इधर देखना, इधर हम लोग बोल रहे हैं कि 6 इक्वेशन एड हो जाएगा, मतलब रिएक्शन एक्सटर्नल जब निकालेंगे तो रिएक्शन तो आपका 17 ही आने वाला है। रिएक्शन मैंने जब इक्वेशन करेंगे, इक्वेशन अपने पास 6 तो होता ही है, 6 के साथ अपने को 6 जोड़ना पड़ेगा। सेम मेथड है, मैं बोल रहा हूँ ना, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है आपके पास। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 इंटू m-1 हो गया, m-1 की जगह में नंबर ऑफ लूप जब देखे थे तो 3 इंटू एन होता था, तो 6 इंटू एन हो गया। यही थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी सेम रहता है। अगर 2D समझ में आ गया तो 3D में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो 17-12 कितना हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो 5 आंसर आया वो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नल निकल के आएगा। इंटरनल जो आएगा उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, और दोनों को जब जोड़ दोगे तो 11 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये कौन सा केस था, इंटरनल हिंज का केस भी देख लिया। इस प्रकार से हम लोग खत्म करते हैं क्या चीज को, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को, बीम के लिए, फ्रेम के लिए, ट्रस के लिए। ठीक है ना, जब ट्रस के लिए जब देखेंगे, ट्रस के लिए 3D केस में जब देखेंगे, ये जिसको एकदम ज्यादा लग रहा होगा ना, बर्डन टाइप का लग रहा होगा, वो मत पढ़ना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये हम लोग एक सिंपल सा ट्रस बना लिए हैं। ठीक है, इधर हम लोग मान लेते हैं हिंज सपोर्ट, इधर आपका हिंज सपोर्ट, इधर आपका रोलर सपोर्ट लगा दिए हैं, और इधर हम लोग क्या कर दिए हैं, इधर भी मान लो रोलर सपोर्ट लगा दिए हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के देखना है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इक्वल टू रिएक्शन माइनस इक्वेशन होता है, लेकिन मैं बोला था कि ट्रस के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, रिएक्शन टोटल हर एक मेंबर में होगा। तो इधर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, m प्लस आर माइनस 2j होता था उधर, इधर 3j हो जाएगा, बस यही अंतर होता है। m प्लस आर माइनस 3j हो जाएगा, क्योंकि ये 3D केस है ना भाई, 2D केस नहीं है, तो कुछ तो अंतर होगा। m प्लस आर माइनस 3j कर देना, तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहता। इधर मान लो इंटरनल हिंज आ गया, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ट्रस का हर एक पॉइंट इंटरनल हिंज होता है, इंटरनल हिंज के लिए सॉल्यूशन करते मत बैठना, m प्लस आर माइनस 3j करना, यही हमारा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगा, टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगा। अच्छा, एक चीज याद रखना है, ट्रस के केस में भी लूप बनता है, ठीक है, और फ्रेम के केस में भी लूप बनता है। ठीक है, बाकी बीम के केस में लूप नहीं बनता है। तो वैसे तो ट्रस के केस में लूप के लिए सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है,
ठीक है ना, क्योंकि m प्लस आर माइनस थ्री जो करते हैं उससे डायरेक्टली अपने को टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकल के आ जाता है। लेकिन कभी कभी अगर ट्रस्ट में पूछ लिया कि एक्सटर्नल निकाल के बताओ, एक्सटर्नल निकाल के बताओ, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के बताओ, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। नॉर्मल ऑब्जेक्टिव पैटर्न में सिर्फ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ट्रस्ट के लिए निकाल के बताओ, 2D का बात कर रहा हूँ, 3D तो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब जब एक्सटर्नल निकाल के देखेंगे, 2D के लिए पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, जब 2D के लिए हम लोग एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकालेंगे ट्रस्ट के केस में, तो वो होता है आपके पास रिएक्शन माइनस इक्वेशन नॉर्मल। तो रिएक्शन माइनस इक्वेशन करते हैं ना, बस वही आपका एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होता है। अब रिएक्शन कितना हो जाएगा आपका, ये 3D को 2D अगर मैं मानूँ तो 2 2 4 5 और 1 6, 6 में रिएक्शन लिखूंगा और इक्वेशन कितना होता है 3 होता है, इस हिसाब से 3 आपका आंसर आ जाएगा एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। ठीक है, जबकि इंटरनल जब हम लोग निकालेंगे तो इंटरनल निकालने के लिए जो टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इधर से आया है, मतलब ये जो m प्लस आर माइनस टू जो करके किए हैं ना, तो जो टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आया है, टोटल एस आई, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको माइनस करना है एक्सटर्नल के साथ। ठीक है ना, एक्सटर्नल निकालना हम लोग सीख लिए, एक्सटर्नल से माइनस कर दोगे टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को, तो इंटरनल नहीं निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल होता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इस चीज को कम से कम याद में रखना। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होता है ट्रस्ट के केस में, जैसे फ्रेम के केस में होता था। फ्रेम में भी लूप बनता है, ट्रस्ट में भी लूप बनता है, लेकिन ट्रस्ट में सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो ये फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली अपने को टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दे देता है। लेकिन कभी कभार अगर हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, उसमें पूछ लिया कि एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के बताओ ट्रस्ट के केस में, तो उसमें कुछ नहीं करना है, रिएक्शन माइनस इक्वेशन करना है। रिएक्शन माइनस इक्वेशन करेंगे तो एक्सटर्नल निकल जाएगा, और एक्सटर्नल निकलने के बाद इसको मैं इस टोटल के साथ माइनस कर दूंगा तो इंटरनल निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस आते हैं इस क्वेश्चन में। ये 3D केस था आपके पास, इस केस में अपने को क्या पूछ रहा है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछ रहा है, तो m प्लस आर माइनस थ्री जे कर दूंगा मैं, 2j की जगह 3j हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी देखते हैं। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी खत्म हो गया 3D केस में, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 3D केस में देखेंगे। ठीक है, और मैं बोला था कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करना पड़ेगा, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वही आपका आंसर होगा। तो मैं तो बता दिया हूँ ना भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन है आपका, यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अपने को अब स्टैटिक नहीं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है। ठीक है, इसको पहले थोड़ा मैं डाल देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन में मेरे को क्या निकाल के देखना है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है। ठीक है, फ्रेम का क्वेश्चन है एक सिंपल। ठीक, इसमें इंटरनल हिंज भी दिया हुआ है। अब देखो अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, रिएक्शन नहीं निकालना है। रिएक्शन हमको पता है, उसको 6 से माइनस कर देंगे। इधर हिंज में देखेंगे तो रिएक्शन होता है 3, 3 माइनस 3 करेंगे, इधर 3 हो जाएगा, इधर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो जाएगा, इधर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा, इन दोनों में 0 0 हो जाएगा। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, हैंग कर जा रहा है। ठीक है, ओहो, ठीक है, एक लास्ट 1 मिनट बस और कर लेते हैं। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है तो अपने को क्या करना है, 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 10, 10 आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन हम लोग देखते थे कि फ्रेम के केस में जो फ्री एंड्स होते थे, इस फ्री एंड्स में भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो हर एक फ्री एंड में उधर कितना होता था, 3। लेकिन इधर क्या है, ये कौन सा केस है, कौन सा केस है, 3D का केस है, तो 3D केस में आपका 3 की जगह में 6 हो जाएगा हर एक फ्री एंड के लिए। लेकिन जहाँ इंटरनल हिंज लगा हुआ है तो उस इंटरनल हिंज को हम लोग फ्री एंड नहीं मानेंगे। इंटरनल हिंज के लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ही होता है, याद रखना। उधर आपका कितना होता था 2D केस में, 2D से कंपेयर करते चलो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इधर आपका सिर्फ एक इंटरनल हिंज है, उसके अलावा जो 3 जो है फ्री एंड है। फ्री एंड के लिए कितना होता है, 6 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3D केस में, 2D केस में 3 होता था। और ये आपका एक जो इंटरनल हिंज दिख रहा है, इंटरनल हिंज के लिए 2D केस में कितना होता था आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना होता था, 4 होता था। लेकिन ये 3D केस है तो 3D केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 6 होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं 10 के साथ मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 6 चौक 24, 24 को जोड़ना पड़ेगा, आंसर आएगा आपका 34। इसको एकदम इत्मीनान से ध्यान से वीडियो को 2-3 बार देख के पढ़ना, समझ में आ जाएगा। 3D वाला नहीं समझ में आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2D वाला आपको पहले समझ में आना चाहिए। तो इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला बचा हो उसको मेरे को बताना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बिना फॉर्मूला के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिए हैं। रिएक्शन माइनस इक्वेशन बस याद रखना था। ठीक है, ट्रस्ट के केस में रिएक्शन माइनस इक्वेशन होता था, लेकिन वहां पर m प्लस आर माइनस 2j हो जाता था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं। समझ में आया होगा तो ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया होगा कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।